गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हमारा टॉपिक है आज ट्यूबरकुलोसिस का। तो सबसे पहले हम ट्यूबरकुलोसिस को हिंदी में जानते हैं क्या है ये। इसको हिंदी में क्षय रोग के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डिजीज है जो हमारे लंग्स में होती है सबसे ज़्यादा। 80% इसकी जो डिजीज है वो लंग्स में पाई जाती है, और देन 20% जो है वो हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में पाई जाती है। एंड अब इसकी डेफिनेशन, परिभाषा इसकी देखते हैं। इट इज ए क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यह एक क्रोनिक, लंबे समय से चलने वाली एक संक्रमित बीमारी है जिसका कारण बनता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ठीक है। एंड ट्यूबरकुलोसिस अफेक्ट लंग्स मेनली 80%। ये लंग्स को 80% प्रभावित करती है सामान्य रूप से, बट इट कैन अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें हमारा किडनी वगैरह आ जाएगा अदर पार्ट्स में। एंड अब इसमें हम थोड़ा सा और जानकारी देना चाहेंगे। टीबी इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, एक संक्रमित बीमारी है। हिंस इट कैन अफेक्ट पर्सन टू ऑल एज। जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस से क्षय रोग है, ये किसी भी एज में मनुष्य को प्रभावित कर सकता है, बच्चे से लगा के ओल्ड एज तक के पर्सन को। एंड बोथ सेक्स, मेल और फीमेल दोनों को ये सामान्य रूप से प्रभावित करेगा। एंड रिच और पुअर, ये नहीं देखेगा कि कौन रईस है कौन गरीब है, दोनों को ही ये प्रभावित कर सकता है। एंड रूरल और अर्बन, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में दोनों रूप में ये प्रभावित किसी भी कंडीशन में कर सकता है। तो हमारी परिभाषा कंप्लीट हुई है, डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कॉजेज की तरफ। इसके जो कारण बनते हैं, सबसे पहला कारण जो बनेगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जो इसका बैक्टीरिया है, यही सबसे मुख्य रूप से कारण बनेगा इसका। एंड सेकेंड वन है एयरबॉर्न इन्फेक्शन। ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन कैसे? बाय एयर ड्रॉपलेट। जो संक्रमित पर्सन है उसके मुंह के माध्यम से या नाक के माध्यम से छींकते समय, बातचीत करते समय, तो खांसते समय जो ड्रॉप्स, छोटी छोटी पानी की बूंदें निकलेंगी, उसमें पूर्ण रूप से माइकोबैक्टीरियम बैसिलाई होता है। तो वो अगर अच्छे पर्सन में जाएगा तो उसको संक्रमित कर सकता है। ठीक है। एंड इन्फेक्टेड पर्सन के साथ लंबे समय से अगर हम उसके साथ रह रहे हैं, तब भी वो जो अच्छा पर्सन है वो संक्रमित हो सकता है। तो इसके कॉजेज हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसके रिस्क फैक्टर की तरफ। तो रिस्क फैक्टर में हम देखेंगे कि किस किस को ज़्यादा चांसेस होते हैं टीबी के फैलने का। जो ट्यूबरकुलोसिस है किस किस को ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट बनेगा अनसैनिटरी कंडीशन। अगर हम अपनी घर की, वातावरण की साफ सफाई अच्छे से नहीं रख रहे हैं, तब इस अवस्था में टीबी फैल सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। एंड पुअर हेल्थ, और हम अगर अपने स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे से नहीं रख रहे हैं तो हमको टीबी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। थर्ड वन इसका पॉइंट बनेगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इसमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में कैसा आएगा? इसमें जहाँ जो सामाजिक कंडीशन, जो सामाजिक आर्थिक कंडीशन लो है, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा फैलने के चांस हो सकते हैं। जिनकी सामाजिक आर्थिक कंडीशन खराब है उनको ज़्यादा हो सकता है टीबी। एंड HIV एड्स। HIV इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए आप लोग एक बार, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स एक डिजीज है जो इम्यूनिटी को हमारी वीक करती है। उसका जो कारण बनेगा वो HIV वायरस, जो इसको फैलाता है। तो अगर हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तो कोई भी डिजीज, तो इसमें हमारी डिजीज कौन सी चल रही है अभी? टीबी। तो टीबी अटैक कर देगी। एंड देन माल न्यूट्रिशन, कुपोषित शरीर। अगर हम अच्छे से खान पीन नहीं खाएंगे, पर्याप्त रूप में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, न्यूट्रिशंस नहीं लेंगे, तो हमारा शरीर कुपोषित हो जाएगा। न्यूट्रिशन की, पोषण आहार की कमी आ जाएगी। तो उस अवस्था में कोई भी डिजीज तो इसमें आएगी, टीबी अटैक कर सकती है। एंड देन स्मोकिंग सबसे ज़्यादा है। स्मोकिंग जो लोग करते हैं उन लोगों को टीबी होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। देन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। इन्फेंट्स कौन है यहाँ पे?
0 से 1 ईयर का बच्चा जो रहेगा वो इन्फेंट्स है। एंड चिल्ड्रन वो बच्चे जो जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उनको टीबी होने के चांस अत्यधिक रहते हैं। एंड एक्सेसिव एल्कोहल एडिक्शन, जिनको शराब पीने की लत है, आदत पड़ी हुई है, उनको ज़्यादा चांस रहेगा। तो आगे हम अब बढ़ते हैं टीबी के साइनिंग सिम्टम की तरफ, जिसमें चिन्ह और लक्षण, क्या क्या चिन्ह और लक्षण इसका उत्पन्न होगा। तो सबसे बेसिकली हम देखते आ रहे हैं कि इसके जो चिन्ह और लक्षण में सबसे पहले 2 सप्ताह से अधिक खांसी का होना, ये टीबी का सब पहला लक्षण है। तो 2 सप्ताह से अगर अधिक खांसी हो रही है तो हम जाके तुरंत ही जांच कराएं जाके कि आखिर क्या कंडीशन है, क्यों हो रही है हमको खांसी। तो हम देखते हैं इसके इन पल्मोनरी टीबी पेशेंट इज फ्री फ्रॉम सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज। इसमें जो पहला पॉइंट बनेगा, जो पेशेंट के टीबी के जो चिन्ह और लक्षण है, अर्ली स्टेज शुरुआती अवस्था रहेगी टीबी की, उसमें फ्री फ्रॉम सिम्टम्स, इसमें कोई चिन्ह और लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे। बट लेटर स्टेज, बाद में कुछ सिम्टम्स उत्पन्न हो सकते हैं। कौन कौन से वो सिम्टम्स रहेंगे? इन लेटर स्टेज सम सिम्टम्स आर फाइंड आउट, दीज आर, सबसे पहला बनेगा फैटिग, थकावट होना, क्रोनिक कफ, लंबे समय से खांसी आना, एंड मोर देन 2 वीक्स, एंड एनोरेक्सिया, इसमें भूख की कमी होना, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, एंड वेट लॉस, धीरे धीरे वजन कम होता जाएगा, लो ग्रेड फीवर, इसमें हल्का फीवर भी आएगा, एंड चेस्ट पेन, सीने में दर्द का होना, हेमेटोपेटेसिस इन एडवांस स्टेज, जब टीबी संपूर्ण रूप से हमारे लंग्स को अफेक्ट कर देगी तो उस अवस्था में हेमेटोपेटेसिस, स्पूटम जिसको हम बलगम भी कहेंगे हिंदी में, तो बलगम के साथ में ब्लड का आना, उस अवस्था को हेमेटोपेटेसिस बोलेंगे। तो ये अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, बार बार कफ आएगा, खांसी होगी, बलगम भी निकलेगा, तो उसमें ब्लड का थक्का ब्लड मौजूद रहेगा बलगम में, ठीक है। एंड नाइट स्वेटिंग, रात में पसीना निकलना, ये इसके मुख्य चिन्ह और लक्षण हैं। एंड देन अब हम आगे बढ़ते हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? जिसमें हम जांच के माध्यम से पता करते हैं कि टीबी है या नहीं है। तो इसके भी कई सारे टेस्ट हैं, जैसे कि इसमें हम बता रहे हैं कुछ टेस्ट। फिजिकल एग्जामिनेशन एंड साइनिंग सिम्टम, सबसे पहला बनेगा अकॉर्डिंग टू साइनिंग सिम्टम। पहले हम चिन्ह और लक्षणों को देखेंगे कि 2 सप्ताह से अधिक है तो हम जांच के लिए भेजेंगे, खांसी हो रही 2 सप्ताह से अधिक तो जांच करवाएंगे, चिन्ह और लक्षणों के माध्यम से हम पहचानेंगे। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पूरा शारीरिक परीक्षण करेंगे पेशेंट का। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे स्पूटम का, जो बलगम रहेगा, चाहे ब्लड उसमें हो या ना हो, उसमें हम उसका सैंपल लेके पेशेंट से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जांच के लिए लैब में भेज देंगे। एंड टिश्यू बायोप्सी, अगर किसी और ऑर्गन में हो रही है टीबी तो वहाँ से हम उस ऑर्गन से टिश्यू का एस्पायरेट करना, एस्पायरेशन सिरिंज के माध्यम से वहाँ से टिश्यू का सैंपल निकालना, उस अवस्था को बायोप्सी बोलेंगे। तो हम इसकी टिश्यू बायोप्सी कराएंगे इसमें सेकेंड। एंड नेक्स्ट वन है इसमें चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे के माध्यम से हम पहचान सकते हैं टीबी का, कि इसका लंग्स का कंप्लीट एग्जामिनेशन किया जाएगा, जिसमें हम देख सकते हैं जैसे कि ये अवस्था है, इसमें चेस्ट एक्सरे में देख सकते हैं इस तरह का, ये कलर इमेजिंग है, इस तरह का एग्जामिनेशन कराएंगे। चेस्ट एक्सरे में नजर आएगा, जो हमारा एक्सरे का डायग्राम रहेगा, पिक्चर रहेगी हमारे पास, उसमें दिखेगा। एंड ब्लड टेस्ट, इसमें हम देखेंगे WBC, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या है? ये हमारी बॉडी में इसका जो रेशियो है 4000 से 11000 mmQ ब्लड पाया जाएगा इसमें। तो इसमें 11000 से इंक्रीज हो जाना WBC की मात्रा। उसके बाद में ESR की जांच होगी, इलेक्ट्रोसिगमेंटेशन रेट, इसकी जांच कराएंगे। देन मोन्टाक्स टेस्ट, ये कंफर्मेशन टेस्ट है, बलगम के माध्यम से भी जांच करा सकते हैं, वो भी कंफर्म में हो जाएगा। उसके बाद मोन्टाक्स टेस्ट, ये स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट है, इसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कहेंगे। इससे हम कंफर्मेशन टीबी की जांच कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसके? सबसे पहला निमोनिया, जो इसकी जटिलताएं हैं कि टीबी के बाद में और क्या क्या
हो सकता है, तो निमोनिया हो सकता है इसके बाद में, ठीक है। एंड निमोनिया क्या है, ये भी एक लंग्स की ही डिजीज है, तो इसमें निमोनिया हो सकता है। एंड सेकेंड वन है प्लूरल इफ्यूजन, इसमें जो लंग्स है इसमें इफ्यूजन हो जाएगा, लंग्स में इफ्यूजन की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी प्लूरल कैविटी में, ठीक है। एंड अब इसका मैनेजमेंट देखते हैं, इसका DDP, इसमें हमने शॉर्ट में बताया है। इसका जो मैनेजमेंट मुख्य रूप से फर्स्ट वन D4 ड्रग, इसमें हम दवाइयों के माध्यम से उपचार करते हैं। एंड D4 डाइट, अच्छी डाइट देंगे, इसमें खाना पीना अच्छे से रखेंगे। एंड P4 प्रॉपर रेस्ट, और संपूर्ण प्रॉपर, जब तक टीबी संक्रमित है पर्सन को, तो संपूर्ण रूप से उसे आराम देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अब हम देखते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें जो इसका ट्रीटमेंट चलेगा वो क्या क्या है इसका। दीज ड्रग अवेलेबल इन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, जो इसकी मौजूदा ड्रग हैं वो 2 कैटेगरी में उनको बांटा गया है। फर्स्ट प्राइमरी एजेंट, सेकेंड वन सेकेंडरी एजेंट। तो प्राइमरी एजेंट में जो इसके फर्स्ट लाइन ड्रग हैं टीबी की, वो कौन कौन सी आएंगी, जैसे कि फर्स्ट वन है फॉर एग्जांपल आइसोनियाजेड नंबर 1, सेकंड वन है रिफाम्पिसिन, थर्ड वन है इथाम्बुटोल, फोर्थ वन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और फिफ्थ वन है पायरिजनामाइड। यह इसकी फर्स्ट लाइन ड्रग है, टीबी की मुख्य रूप से देने वाली यह वो 5 मेडिसिन है जो मुख्य रूप से दी जाती हैं टीबी में। सेकेंड वन है जो सेकेंड कैटेगरी की मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, इसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह सारा कुछ और अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम की मेडिसिन इसमें इंक्लूड रहेंगी। अब नेक्स्ट वन हम देखेंगे, यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट कर दें। एंड नेक्स्ट वन इसका अब हम नर्सिंग मैनेजमेंट, अब हमें नर्सिंग मैनेजमेंट देखना है कि अब हम पेशेंट की केयर नर्स के माध्यम से किस तरह की जाएगी इसमें। तो टीच एंड इनकरेज गुड हैंड वॉशिंग टेक्निक टू रिड्यूस नोजोकोमियल रिस्क फैक्टर। तो हमें टीच करना है पेशेंट को कि अच्छे से हैंड वॉशिंग करें, और नर्स को भी टीच करना है, बताना है कि फैमिली मेंबर्स को बोले अच्छे से हैंड वॉशिंग करें, जिससे एक जगह से दूसरी जगह संक्रमण होने से बचा जा सके। एंड मेंटेन स्टरलाइज सक्शनिंग टेक्निक, और जो स्टरलाइज सक्शनिंग टेक्निक है वो हमेशा स्टरलाइज होनी चाहिए, सब इन्फेक्शन फ्री टेक्निक का ही उपयोग करें। मेंटेन लिमिट्स विजिटर्स, और मेंटेन रखें अगर हॉस्पिटल में पेशेंट है कि वो जितने भी अटेंडर्स आ रहे हैं, उससे विजिटर्स आ रहे हैं मिलने के लिए, वो कुछ सीमित रूप से ही आए, और यूज करें प्रॉपर टेक्निक जिससे इन्फेक्शन से होने से बचा जा सके। एंड मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन टू इम्प्रॉपर रेसिस्टेंस टू डिजीज एंड प्रोड्यूस रिस्क इन्फेक्शन। मेंटेन करेंगे एडिक्वेट हाइड्रेशन, पूर्ण रूप से उसे हाइड्रेशन देंगे, फ्लूइड का संपूर्ण रखेंगे प्रॉपरली, डेली देखेंगे उसका फ्लूइड की मात्रा कितनी है बॉडी में, और उसको प्रॉपर रूप से मेंटेन रखना है। एंड न्यूट्रिशन को प्रॉपर देना है, जिससे क्या होगा, टू इम्प्रूव रेसिस्टेंस टू डिजीज, जिससे बॉडी की उसकी जो कैपेसिटी है, बॉडी की कैपेसिटी है, वो डिजीज के प्रति लड़ने के लिए सक्षम हो सकेगी। एंड नर्स शुड इनकरेज द पेशेंट, नर्स को इनकरेज करना है पेशेंट को कि एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर देम ऑनेस्टली, कि वो अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स करें, कि पेशेंट को बोलें कि आप कुछ पूछना चाहें डिजीज के प्रति तो पूछ सकते हैं, हम बताएंगे। थैंक यू। आज की जो क्लास है यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।